ये है द वॉकिंग डेड के सीजन 8 का पार्ट 4। इसमें हम एपिसोड 13, 14, 15 एंड 16 को देखेंगे। एपिसोड 13 की शुरुआत मॉर्गन से होती है जो अकेला जंगल में खड़ा था। उसे अचानक से गेविन दिखाई देता है, लेकिन उसे देख मॉर्गन समझ जाता है कि ये सिर्फ एक हैलुसिनेशन है। तभी मॉर्गन को एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और हॉर्न की आवाज सुनकर मॉर्गन समझता है कि सेवियर्स उन लोगों की डायरेक्शन की ओर आ ही रहे हैं। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी की ओर जाता है और हॉर्न बजाकर बाकी सबको भी अलर्ट कर देता है। डेल हॉर्न की आवाज सुनते ही अपना हॉर्न बजाता है। ये सुनकर टॉबिन एंड जेरी अलर्ट होते हैं एंड फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हिलटॉप में सभी सर्वाइवर्स लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, जिसे देख हेनरी कहता है कि वो भी इस लड़ाई को लड़ना चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली एज़ेकिएल उसे मना कर देता है। इधर सिद्दीक मेडिकल ट्रेलर में होता है और वहां डॉक्टर डाना उसे पसंद नहीं कर रही होती। वो उसे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश भी कर रही थी। उसी रात को जेरी सेवियर्स को आते हुए देख लेता है और वो मैगी को उनके आने का सिग्नल देता है। अब सेवियर्स हिलटॉप के बाहर पहुंच चुके थे, जिसके बाद मैगी साइमन से कांटेक्ट करती है और नीगन से बात करवाने कहती है, लेकिन अब नीगन नहीं था। तो ऐसे में साइमन ही उससे बात करता है। मैगी उसे बताती है कि उसके पास 38 सेवियर्स है और वो एक एक करके सबको मार डालेगी। तो उसे साइमन बताता है कि वो सेवियर अब उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखते और इतना कहकर वो अपने सभी लोगों को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। ड्वाइट साइमन को बात समझाने की कोशिश करता है कि नीगन जिंदा भी हो सकता है और अगर साइमन ने हिलटॉप के सभी रेसिडेंट्स को मार दिया तो नीगन उसे पनिश करेगा। तभी डेल अपनी बाइक पर बाहर से आते हुए दिखता है और वो लगातार सेवियर्स पर फायरिंग कर रहा था। हिलटॉप के रेसिडेंट्स डेल के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं और सेवियर्स पर फायरिंग करता हुआ डेल भी हिलटॉप के अंदर आ जाता है। अब हिलटॉप का गेट खुला देखकर साइमन अपने सभी साथियों के साथ गेट के अंदर आ चुका था। रेसिडेंट्स ने एक बस को गेट के आगे पार्क कर रखा था और वो उसके पीछे से सेवियर्स के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। वहीं सेवियर्स भी अब फायरिंग करना शुरू कर दिए थे। मैगी सभी प्रिजनर्स के साथ बालकनी में खड़ी थी, जिसके बाद साइमन के लोग प्रिजनर्स को अपने टारगेट में ले लेते हैं। अब मैगी उन प्रिजनर्स की जान खतरे में देख उन्हें अपने ऑफिस में ले जाती है। एल्डन मैगी को कहता है कि वो हिलटॉप को बचाने में मैगी की मदद कर सकता है, लेकिन मैगी उसे इग्नोर कर देती है। तभी लड़ाई के बीच एक सेवियर टोबिन के पेट में वार कर देता है, जिससे कैरल तुरंत ही टोबिन की मदद के लिए वहां पर आ जाती है और वो सेवियर को मारकर टोबिन की मदद करने लग जाती है। सिद्दीक भी वहां मदद करने के लिए आता है, जिसके बाद कैरल टोबिन को वहां छोड़कर लड़ाई करने चली जाती है। अब साइमन एक तरफ टेरा को देख रहा था और वो ड्वाइट को उसे मारने कहता है। डेल साइमन और ड्वाइट को टेरा पर निशाने लगाते हुए देख लेता है। वो चिल्लाकर टेरा को वार्न करता है, लेकिन तब तक ड्वाइट को छोड़ा हुआ एरो टेरा को लग जाता है। अब एज़ेकिएल और रोजिता सेवियर्स की गाड़ी की हेडलाइट को तोड़ डालते हैं, जिसके बाद अचानक से हिलटॉप में अंधेरा छा जाता है और चारों ओर शांति हो जाती है। साइमन को भी ऐसा लगता है कि हिलटॉप के रेसिडेंट्स वहां से भाग। इसके बाद साइमन अपने सभी साथियों के साथ बैरिंगटन हाउस की ओर बढ़ने लगता है। तभी बैरिंगटन हाउस से बहुत सी लाइट्स ऑन हो जाती है, जिसे देख सेवियर्स की आंखें पूरी तरह से चौंधिया जाती है और उतने देर में विंडोज से फायरिंग सेवियर्स पर होने लगती है और बहुत सारे सेवियर्स ऐसे में मारे जाते हैं। बाहर मौजूद लुकआउट पोस्ट से रिक और उसके साथी पहुंच जाते हैं और वो भी लगातार फायरिंग करने लगते हैं, जिसके बाद मजबूरन साइमन को अपने सभी साथियों के साथ हिलटॉप से भागना पड़ता है और रिक और मैगी फायरिंग करते हुए लगातार सेवियर्स की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद रिक मैगी को बताता है कि उसका सामना नीगन से हुआ था और वो उसके हाथों मरते मरते बचा। नेक्स्ट मॉर्निंग हिलटॉप दिखता है। मैगी एनेट को बताती है कि वो लोग नेक्स्ट अटैक के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। वहीं हमें टेरा दिखती है जो ड्वाइट के एरो से घायल हो चुकी थी और उसे देखकर डेल का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। वहीं हमें रिक एंड मिशोन दिखते हैं जो अपने रूम के विंडो से सभी प्लैंक्स निकाल रहे थे। दूसरी तरफ जेरी दिखता है जो मारे गए हिलटॉप रेजिडेंट्स के लिए ग्रेव खोद रहा था। तभी मैगी वहां आकर एल्डन को कार्ल के साथ जाकर सेवियर्स की बॉडी को हिलटॉप के बाहर बरी करने कहती है। एल्डन मैगी को क्लियर करता है कि वो सेवियर्स का साथी नहीं था, फिर भी वो मैगी के कहने पर कार्ल के साथ जाता है। वहीं डियाना मैगी को कल के लीडरशिप के लिए अप्रिशिएट करती है, जिस पर मैगी कहती है कि कल के बैटल में नीगन को खुद भी होना चाहिए था। तब हमें असली मजा आता। अब हमें टोबिन दिखता है जो इन्फर्मरी में लेटा हुआ था। कैरल उसे मिलने जाती है और अलेक्जेंड्रिया में टोबिन को घर छोड़कर जाने के लिए उससे माफी भी मांगती है। इधर हेनरी को एक राइफल मिलती है जिसे वो उठा लेता है। सिद्दीक रिक के वुंड्स को चेक करना चाहता था, लेकिन रिक उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। रात होती है और बैरिंगटन हाउस में सभी रेसिडेंट्स एक साथ गद्दों पर सो रहे थे। मैगी रात में सभी को चेक करने आती है। उनमें से वीजली बहुत ज्यादा घायल था, लेकिन फिर भी वो मैगी को बताता है वो काफी हद तक रिकवर कर चुका है और ठीक है। अब आधी रात में टोबिन की डेथ हो जाती है और वो रीएनिमेट होकर डॉक्टर डाना और एक मेडिकल अटेंडेंट को बाइट कर लेता है। वहीं अब वीजली की भी डेथ हो चुकी थी और वो भी रीएनिमेट हो चुका था। मतलब कि उसने मैगी से झूठ कहा कि वो रिकवर कर रहा है। वीजली सीढ़ियों से नीचे आता है और सोए हुए लोगों को बाइट करने लगता है। डॉक्टर डाना और अटेंडेंट भी रीएनिमेट हो चुके थे और वो सभी वहां किसी बेबी के रोने की आवाज सुनते हैं और उस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। वहीं हेनरी गन लेकर प्रिजनर सेल तक आता है और इन सभी लोगों को गन दिखाकर अपने भाई बेंजामिन के किलर के बारे में पूछता है और ना बोलने पर
सबको मारने की धमकी देने लगा। तभी उसे बैरिंगटन हाउस से आती हुई चीजों की आवाज सुनाई देती है। इधर रीएनिमेटेड वॉकर्स बैरिंगटन हाउस में लोगों को बाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ रिक, मिशॉन, डेरल, इज़ेकियल, जीसस और सिद्दीक की नींद खुल जाती है और वो वहां मौजूद वॉकर्स को मार डालते हैं। अब सभी लोग रियलाइज करते हैं कि मारे गए वॉकर्स हिलटॉप के रेसिडेंट्स थे। वहीं हेनरी प्रिजनर सेल को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। वो लगातार सेवियर से अपने भाई के किलर का नाम पूछ रहा था और उनमें से एक ऑलरेडी गोली से घायल हो चुका था, जिस वजह से वो रात में मरने के बाद ज़ॉम्बी बन जाता है और सबको बाइट करता है। उस सेवियर के रिएनिमेट होते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है। ये सब देखकर हेनरी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जेरेड तुरंत ही उसे नीचे गिराता और बाकी लोगों के साथ बाहर निकलता है। इधर रीएनिमेटेड टोबिन बैरिंगटन हाउस के रूम में पहुंच चुका था और एक लेडी को भी बाइट कर लेता है, जिसके बाद कैरोल वहां उसे मार डालती है। कैरोल रिक, डेरल और मैगी को बताते हैं कि टोबिन किसी भी वॉकर से बिटन नहीं था। तभी रिक को याद आता है कि नीगन का बैट पूरी तरह से वॉकर्स गट से कवर्ड था, तो उसी तरह बाकी सेवियर्स भी अपने वेपन को ज़ॉम्बीज के गट से कवर करके लाए होंगे, जिससे सब लोग इन्फेक्ट हो गए। वहीं रिक और डेरल टेरा को भी सच बताते हैं कि क्योंकि वो भी घायल थी और टेरा भी अपनी फेथ एक्सेप्ट कर लेती है। घर के बाहर सिद्दीक प्रिजनर सेल में प्रिजनर्स को चेक करने जाता है। तभी उसे एक वॉकर बाइट करने ही वाला था, लेकिन एल्डन उसे बचा लेता है। मैगी भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचती है। एल्डन भी मैगी को देखकर बताता है कि वो अपने साथियों के साथ हिलटॉप पर ही रुकना चाहता है, कि साइमन की नज़र में उनका कोई भी वैल्यू नहीं है। वहीं मैगी भी एल्डन के साथ रहने की बात मान जाती है। सुबह होती है और कैरोल और इज़ेकियल दोनों हेनरी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो गायब हो चुका था और उसे ढूंढते हुए ये एपिसोड एंड हो जाती है। अब एपिसोड 14 की शुरुआत फ्लैशबैक दिखाने से होती है, जब सेवियर्स स्कैवेंजर्स को मार रहे थे और हमें पता लगता है कि जेडिस कैसे बची। तो जब सेवियर्स उस पर अटैक कर रहे थे तो जेडिस मरने की एक्टिंग करती है, जिससे वो जिंदा बच जाती है। अब एपिसोड 14 प्रेजेंट में आता है। जेडिस अपने कमरे में रो रही थी। वो उठते ही कपड़े चेंज करती है, अपना बैकपैक करती है और वहां पड़े लुसील को उठा लेती है। जेडिस बाहर आकर एक कंटेनर ओपन करती है जिसमें उसने नीगन को बंदी बनाया हुआ था और एक ट्रॉली के ऊपर बांध रखा था। जेडिस उसे बाहर निकालती है। अगला सीन हिलटॉप का था, जहां इज़ेकियल हेनरी को ढूंढने में कैरोल की मदद मांगता है, लेकिन कैरोल मना कर देती है। वो भरोसा कर लेती है कि हेनरी भी मारा गया होगा। वहीं टेरा और डेरल बात कर रहे थे, जहां टेरा डेरल को बताते हैं कि डॉइट ने उसे क्लीन एरो से मारा था, जिससे उसे इन्फेक्शन नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। वहीं मिशॉन दिखती है, जो जानती थी कि रिक ने अभी तक अपने इमोशंस को दबा कर रखा हुआ था और इसलिए वो उसे कार्ल का लेटर पढ़ने कहती है। दूसरी तरफ मॉर्गन कैरोल को बताता है कि वो हेनरी की खोज में जा रहा था, तो कैरोल भी उसे ज्वाइन कर लेती है। अब डेरल अपनी मोटरसाइकिल ठीक कर रहा था, तो वहीं उसे एक नाइफ पड़ा मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून लगा हुआ था। डेरल उस नाइफ को देखकर सोच में पड़ जाता है और हमें अगला सीन ऑफिस का दिखता है, जहां डियाना मैगी को बताते हैं कि उन लोगों के पास बहुत ही कम एमो बचे हैं और अब सीवियर्स के पास भी एमुनेशन कम ही होगी, जिस पर रोजिता उन्हें याद दिलाती है कि उनके पास यूजीन है जो एमो बना सकता है। इधर जंक यार्ड में जेडिस अपनी वॉच चेक करती है और लुसील को एक व्हील बैरो में डालकर आग लगाने वाली थी कि तभी नीगन उससे माफी मांगता है और बताता है कि साइमन ने जो कुछ भी किया है उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जेडिस नीगन की बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आती है और लुसील से उसके चेहरे को हिट करते करते अचानक रुक जाती है। वहीं जंगल में मॉर्गन को हेनरी दिखाई देता है और तुरंत ही वो उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक हैलुसिनेशन है। कैरोल उसे ऐसे हालत में देखकर बताती है कि वो हेनरी को ढूंढने उसके साथ नहीं आई, बल्कि वो मॉर्गन की कंडीशन को जानती थी, इसलिए उसके साथ आई। तभी उन लोगों को भागे हुए प्रिजनर्स के ट्रैक्स दिखाई दे जाते हैं। हिलटॉप में रिक जुडिथ को खेलते हुए देखता है और कार्ल के हैट को देखकर रुक जाता है। अब रिक एल्डन के पास जाता है और उससे पूछता है कि सेवियर्स कहाँ पर होंगे, तो एल्डन बताता है कि वो लोग पास में ही हो सकते हैं। आगे वो रिक को उन्हें ना मारने और सिर्फ बंदी बनाकर लाने की रिक्वेस्ट करता है। अगले सीन में जेडिस दिखती है, जिसकी वॉच का अलार्म बज रहा था और वो भी नीगन को छोड़कर चली जाती है, लेकिन वो फिर अपने साथ एक वॉकर को लेकर आती है। वहीं हमें पता लगता है कि नीगन जब अकेला था तब उसने जेडिस के बैग से कुछ फोटोज, फ्लेयर और गन निकाल लिए थे और वो धमकी देता है कि अगर जेडिस ने कुछ किया तो वो उन फोटोग्राफ्स को जला देगा। अब हमें मॉर्गन और कैरोल दिखते हैं, जिन्हें रोड पर जाता हुआ एक वॉकर का हर्ट दिखता है, जिसमें से एक में हेनरी की स्टिक फंसी थी, जिसे देख कैरोल हेनरी की खोज पर आगे बढ़ जाती है। तभी मॉर्गन सेवियर्स के ट्रैक को फॉलो करने लगता है। इधर जेडिस नीगन से विनती करती है कि वो उसके फोटोग्राफ्स को न जलाए। नीगन जेडिस से अपने लुसील वापस देने के लिए कहता है और साथ ही बताता है कि लुसील उसकी वाइफ का नाम था और उसने इसे अपनी वाइफ के नाम पर ही रखा है, क्योंकि ये बैट उसे बहुत ज्यादा प्रिय है। खैर, प्रिय तो मेरी एक फ्रेंड भी थी। अब एक बार फिर जेडिस की वॉच बिप करने लगती है और मौका देखकर वो नीगन से फ्लेयर छीनने लगती है, जो इवेंचुअली पास में ही पड़े पानी में गिरकर बुझ जाती है। तभी वो हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर से जाते हुए देखती है। उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए वो दूसरा फ्लेयर भी जलाती है, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर वहां से दूर चला जाता है। जेडिस को नीगन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो लुसील को जलाने लगती है। तभी नीगन उसे रोकता और वादा करता है कि यहाँ हुए इवेंट को वो किसी तरह से सेटल करेगा, बस उसे एक आखिरी मौका वो दे दे। इधर जंगल में मॉर्गन रिक से मिलता है, जहाँ वो रिक को नहीं पहचान पाता
और स्टिक से वार कर देता है। रिक बचाव करते हुए तुरंत मॉर्गन को रोकता है और वो अपने हेलुसिनेशन से बाहर आता है। अब दोनों पीछा करने लगते हैं और आगे जाने पर उन्हें एक हाथ और एक पैर कटे हुए दिखाई देते हैं। तभी कोई पीछे से आकर दोनों पर हमला करता है। अब कुछ देर बाद दोनों होश में आते हैं और दोनों सेवियर्स के कब्जे में थे। रिक उन्हें कन्विंस कर रहा था कि वो लोग हिलटॉप में आकर रह सकते हैं, जिस पर सेवियर्स कंफ्यूज थे। उसी वक्त वहां वॉकर्स का हमला होता है, जिसे देख रिक एंड मॉर्गन उनका साथ देने के लिए एक सेवियर से कहकर अपने हाथों को खुलवा लेते हैं और वॉकर्स को मारने में सेवियर्स की मदद करते हैं। वॉकर्स को मारकर वो लोग फिर वहां मौजूद सभी सेवियर्स को भी मार देते हैं। जेड वहां से भाग रहा था, लेकिन मॉर्गन उसे भी मारने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ जंकयार्ड में नीगन दिखता है, जिसे जेडिस ने फ्री कर दिया था। नीगन उसे सेवियर्स को ज्वाइन करने का ऑफर करता है, लेकिन जेडिस मना कर देती है। जंगल में कैरल को हेनरी मिलता है, जो वॉकर से घिर चुका था। कैरल वहां मौजूद सभी वॉकर्स को मारकर हेनरी को बचाकर हिलटॉप ले आती है। हिलटॉप में एजिकल हेनरी को देखकर बहुत खुश होता है। वहीं उनके पीछे मॉर्गन एंड रिक भी वापस हिलटॉप में आ जाते हैं। मॉर्गन भी अब हेनरी को बताता है कि उसने उसके भाई के किलर को मार दिया है और इसके बाद वो अकेला बैठकर रोने लगता है। अब सीन नीगन का होता है, जो ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसे रोड पर कोई दिखाई देता है, जिसे देख वो अपनी गाड़ी रोक देता है और उसे अपने गाड़ी में बैठने कहता है। नीगन सेंचुरी में वापस लौट कर आता है और वहां मौजूद गार्ड्स को अपने आने वाली बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। डेरिल एंड रोजिता दोनों बुलेट फैक्ट्री के बाहर मौजूद थे और वो यूजीन को बुलेट केसिंग रिसीव करते हुए देख लेते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि यूजीन न्यू बुलेट्स बना रहा था। रोजिता डेरिल को सजेस्ट करती है कि उन्हें बुलेट्स बनाने वाली मशीन की जगह यूजीन को ही किडनैप कर लेना चाहिए। रोजिता यूजीन को मार डालना चाहती थी। अब हमें रिक दिखता है, जो फाइनली कार्ल के लेटर को निकाल लेता है और उसे पढ़ने लगता है और ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड 15 शुरू होती है, जहां रिक कार्ल का लेटर पढ़ रहा था। कार्ल ने उसमें पुराने दिनों का जिक्र किया था। उसने रिक को नीगन के साथ समझौता करके एक न्यू दुनिया बनाने के लिए कहा था। सेंचुरी में साइमन ग्रेगरी से मुलाकात करता है। ग्रेगरी साइमन की मदद करना चाहता था, लेकिन साइमन उसे धमकाता और एक नौकर की तरह ट्रीट करता है। इधर ओशन साइड में सिंडी अपने पूरे क्रू के साथ जा रही थी। तभी वहां उसे एरन दिखाई देता है, जो भूखा प्यासा था। सिंडी उसे उसी हालत में छोड़कर आगे चली जाती है। बुलेट फैक्ट्री में यूजीन सभी से जल्दी जल्दी काम करने कह रहा था। यूजीन गैब्रियल से बनाई हुई बुलेट चेक करता है, लेकिन उसमें फॉल्ट दिखाई देता है। यूजीन गैब्रियल से इसकी वजह पूछता है, तो वो बताता है कि ये बुलेट्स उसके अपने लोगों के लिए थी और वो नहीं चाहता था कि उसके लोग उसके हाथों मारे जाएं, इसलिए उसने जानबूझकर बुलेट्स को गलत बनाया। ऐसे में यूजीन उसे बुलेट्स बनाने से रोक देता है। अब यूजीन अपनी बनाई गई बुलेट्स टेस्ट करने के लिए बाहर जाता है। तभी उसके पास मौजूद एक गार्ड को एरो लगती है और यूजीन इससे घबरा जाता है। वहीं पीछे से रोजिता और डेरिल यूजीन को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद हमें डॉयट दिखता है, जो स्मोक कर रहा था। तभी उसे नीगन की विसल की आवाज सुनाई देती है। डॉयट नीगन को वहां देखकर सरप्राइज था। नीगन उससे पूछता है कि वो नीगन को ढूंढने क्यों नहीं गया, जिस पर डॉयट बोलता है कि साइमन समझता था कि वो मर चुका है। खैर, नीगन इस बात को इग्नोर करता है और डॉयट को अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कहता है। नीगन मीटिंग रूम में अपने सभी लेफ्टिनेंट से मुलाकात करता है। साइमन नीगन से अपने आप को माफ करने कहता है। नीगन साइमन को कई पुरानी बातें याद दिलाता है, जब उसने उसे माफ किया था। नीगन साइमन को नील होने के लिए कहता है और ऐसे करने पर वो उसे माफ कर देता है। नीगन प्लान बनाता है कि हिल टॉप में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ना है और साथ ही वो डॉयट को कॉर्नर में ले जाकर बोलता है कि वो जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी करना चाहे कर सकता है। डेरिल और रोजिता यूजीन को पकड़कर ले जाते हैं। यूजीन उन लोगों के सामने नीगन का फेवर लेने लगता है और इन सभी लड़ाइयों का जिम्मेदार रिक को ठहराता है, जिस पर रोजिता कहती है कि इन सभी लोगों की मौत का कारण यूजीन है, क्योंकि उसने ही सबके लिए बुलेट्स बनाई और वेपन्स इन्फेक्ट करने का आइडिया नीगन को दिया। रोजिता यूजीन पर बहुत गुस्सा करती है और कहानी डॉयट पर फोकस करती है, जो अटैक करने की वही प्लानिंग अपने मैप पर भी बना रहा था। तभी डॉयट से मिलने साइमन उसके पास आता है। अब साइमन नीगन की जगह लेना चाहता था। वो डॉयट से उसकी हेल्प करने कहता है, जिस पर डॉयट भी तैयार हो जाता है। वो दोनों कोर्टयार्ड में मिलने की प्लानिंग करते हैं। वहीं यूजीन के सामने वॉकर्स का एक बहुत बड़ा हर्ड आ जाता है। डेरिल वॉकर से फाइट करता है, लेकिन यूजीन रोजिता पर वॉमिट करके वहां से भाग जाता है। डेरिल रोजिता यूजीन का पीछा करते हुए राख के ढेर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यूजीन के ना मिलने पर वो वहां से चले जाते हैं और यूजीन थोड़ी देर बाद निकलकर अपनी आउटपोस्ट की ओर चला जाता है। इधर जंगल में एरन अकेला था। तभी वॉकर्स का हमला होता है और कमजोर होने के बावजूद एरन उसे मार देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो अपने चारों ओर सिंडी और उसके साथियों को देखता है और एक बार फिर उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि आजादी के लिए उन्हें लड़ना बहुत जरूरी है। डॉयट कोर्टयार्ड में आकर साइमन और बाकी लेफ्टिनेंट से मुलाकात करता है। वो सभी लोग मिलकर नीगन के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। साइमन डॉयट को नीगन को मारने के लिए प्रोवोक करता है, क्योंकि नीगन ने डॉयट के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था। डॉयट साइमन की बात सुनकर विसल बजाने लगता है और विसल की आवाज बजाते हुए साइड से नीगन भी उसके सामने आता है और अपने छिपे हुए आदमियों को साइमन का साथ देने वाले लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। इससे वहां मौजूद साइमन के सभी साथी मारे जाते हैं और नीगन स्कैवेंजर्स की डेथ के लिए साइमन पर बहुत गुस्सा करता है। वो साइमन से कहता है कि अगर वो लीडर बनने के काबिल है तो 1-on-1 फाइट करके अपने आप को प्रूव करे।
सेंचुरी में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और साइमन की फाइट नीगन से शुरू होती है। शुरू में तो साइमन जीत रहा था, लेकिन बाद में नीगन पूरा कंट्रोल करके साइमन को अपने कब्जे में कर लेता है। वो साइमन को कहता है कि उसके वजह से अब वो हिलटॉप के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा और उन सब की मौत का जिम्मेदार साइमन होगा। जिसके बाद वो साइमन को मार देता है। इसी सब के बीच ड्वाइट ग्रेगरी को साइड लेकर जाता है और अपना बनाया हुआ मैप हिलटॉप में पास करने कहता है। ग्रेगरी हिलटॉप में चाबी लाकर दे देता है। मैगी तुरंत ही ग्रेगरी को प्रिजनर सेल में बंद कर देती है और ड्वाइट के मैप को रिक को दे देती है। अब नीगन ड्वाइट के पास जाता है और उसे अपना राइट हैंड बनने कहता है, तो ड्वाइट तुरंत उसका ऑफर मान लेता है। इसके बाद नीगन उसे उसके अपार्टमेंट में लेकर आता है, जहां उसे लॉरा बैठी हुई दिखाई देती है। लॉरा रास्ते में नीगन को मिली थी और उसने ड्वाइट के बारे में सब कुछ नीगन को बता दिया था। इस पर नीगन कहता है कि वो जान चुका है कि ड्वाइट की वजह से ही नीगन के सारे अटैक्स फेल हुए हैं और वो ये भी जानता है कि ग्रेगरी अभी उसका प्लान लेकर हिलटॉप गया है, जिस वजह से उसने गलत प्लान उससे शेयर किया था। एंड असली प्लान तो कुछ और ही है। वो ड्वाइट को कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा और उसने उसके लिए कुछ और सोचा हुआ है। वहीं यूजीन अब बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो वापस लौट कर आता है। रेजिना यूजीन को तेजी से बुलेट बनवाने कहती है, क्योंकि कल सुबह ही नीगन रिक के ग्रुप पर हमला करने वाला है और उसे सुबह तक अपना ऑर्डर कंप्लीट करना है। ऐसे में यूजीन सबको तेजी से काम करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ साइमन फेंस पर लटका हुआ था और वो रीएनिमेट भी हो चुका था। वहीं नीगन उसे बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। तभी उसे वॉकी टॉकी पर मिशॉन कांटेक्ट करती है और कार्ल का लेटर पढ़कर सुनाती है। कार्ल ने नीगन को लड़ाई रोकने के लिए कहा था और एक साथ मिलकर एक अच्छा फ्यूचर बनाने कहा था। नीगन भी क्लियर करता है कि अब उसे कार्ल की कोई भी बात मंजूर नहीं है और उसने हिलटॉप के सभी लोगों को मारने की कसम खाई है। बस इतना कहकर वो उस वॉकी टॉकी को अपने पैर से कुचल कर तोड़ देता है। अब शुरू होती है सीजन की आखिरी एपिसोड, जहां पे बहुत बवाल होने वाला है। सो एपिसोड 16 शुरुआत में हमें रिक दिखता है, जो बेबी कार्ल का हाथ पकड़ा हुआ वॉक कर रहा था। इसके बाद तुरंत सब कुछ प्रेजेंट में आता है और एल्डन सभी प्रिजनर्स के साथ हिलटॉप के बाहर मौजूद वॉकर्स को मार रहा था। रिक सिद्दीक के साथ था और वो उससे पूछता है कि कार्ल की डेथ वाले दिन क्या हुआ था। सिद्दीक रिक को बताता है कि उसने कार्ल को उसकी मॉम की बात बताई थी कि ज़ॉम्बिस को मारने से उसकी अंदर की जो आत्माएं होती हैं वो भी मुक्त हो जाती है। कार्ल उसकी मॉम की बात को सुनकर बहुत ही रिस्पेक्ट कर रहा था, इसलिए वो वहां मौजूद वॉकर्स को बेवजह मार रहा था, जिसके कारण गलती से वो भी मारा गया। वो रिक से कहता है कि उसने उस इवेंट का बहुत ज्यादा अफसोस किया। वो कन्फेस करता है कि वो वॉकर्स को मारते हुए उसने आने वाले खतरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, जिस वजह से ऐसा हुआ। वहीं बाहर सभी हिलटॉप के रेसिडेंट्स दिखते हैं, जो मिलकर सेवियर्स को घेरने की प्लानिंग बनाते हैं। रिक, मैगी, कैरल, डेरल एंड रोजिता सभी सेवियर्स पर अटैक करने के प्लान को डिस्कस करते हैं। मिशॉन को ग्रेगरी के लाए हुए मैप एंड प्लान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तभी मॉर्गन बाहर से आते हुए एल्डन और सेवियर्स को देखता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। तभी वो हेलुसिनेशन से बाहर आता है और वो देखता है कि उसने हेनरी के ऊपर अटैक कर दिया था। रिक मॉर्गन की इस हालत को देखता है और उसे लड़ाई से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन मॉर्गन रिक के सामने कसम खाता है कि वो किसी भी सेवियर्स को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एल्डन सभी सेवियर्स और प्रिजनर्स के साथ उस लड़ाई को ज्वाइन करता है, लेकिन मैगी उन लोगों को लड़ाई में शामिल करने से मना करती है। जिसके बाद रिक अपने ग्रुप के साथ लड़ाई के लिए निकल जाता है। इधर सेंचुरी में भी सेवियर्स इकट्ठा होना शुरू कर चुके थे। यूजीन नीगन को आकर बताता है कि उसके बुलेट्स तैयार हो चुके हैं। वो नीगन को बुलेट्स टेस्ट करने के लिए देता है। नीगन वहीं पर रखी हुई डमी जिस पर रिक लिखा हुआ था उस पर बुलेट्स टेस्ट करता है और वहां खड़े 2 सेवियर्स को एक मैप देकर किसी जगह पर भेज देता है। इधर रिक ने अपने ग्रुप के साथ रोड ब्लॉकेज तैयार कर दिया था। वो एक स्काउट टीम को उन दोनों सेवियर्स के पीछे भेज देता है। इधर सेवियर्स भी सेंचुरी से निकल जाते हैं और लॉरा, यूजीन, नीगन एंड गैब्रियल एक गाड़ी में बैठे हुए थे। नीगन उन लोगों को बताता है कि रिक ने जरूर अपनी स्काउट टीम उन दोनों सेवियर्स के पीछे भेजी होगी। मतलब वी कैन सी कि नीगन रिक से एक कदम आगे और वो चाल पहले से ही गेस कर ले रहा है। इधर नीगन गाड़ी में बताता है कि उन्होंने उन दोनों सेवियर्स को नकली मैप दिया था, जिसके जरिए वो रिक और उसके पूरे साथियों को घेर लेना चाहते थे। इधर रिक की स्काउट टीम उन दोनों सेवियर्स को मारकर उनका मैप ले लेती है और रिक उनके मैप की लोकेशन अपनी टीम से शेयर कर देता है। इधर गाड़ी में बैठा हुआ गैब्रियल नीगन के मकसद को जान चुका था, जिस वजह से वो चलती गाड़ी से ही नीचे कूद जाता है। नीगन और यूजीन तुरंत गैब्रियल के पीछे जाकर उसे पकड़ लेते हैं। नीगन भी गैब्रियल को पंच मारता है और उसे गाड़ी के अंदर बैठने कहता है। रिक अपने पूरे टीम के साथ एक फील्ड से गुजर रहा था और उन्हें बहुत दूर पर बहुत बड़ा वॉकर का हर्ड दिखाई देता है। जीसस मॉर्गन को बताता है कि उसके स्टिक के 2 साइड है। एक पॉइंटेड साइड वॉकर को मारने के लिए वो यूज करता है, वहीं प्लेन साइड को लोगों को मारने के लिए। दूसरी तरफ सेवियर्स का एक ग्रुप हिलटॉप के बाहर पहुंच जाता है, जिसे दूर से देख टेरा एंड सभी लोग अपने अपने वेपन्स ले लेते हैं। रिक नीगन के बनाए गए जाल में फंस चुका था और अब उसे चारों ओर से विसल की आवाज सुनाई देने लगती है। ये बहुत ही कूल सीन था। नीगन रिक से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि रिक और उसका पूरा ग्रुप अब चारों ओर से घिर चुका है। बस सभी सेवियर्स रिक के ग्रुप के चारों ओर खड़े हुए दिखाई देते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ बहुत ही बड़ी गजब चीज होती है
कि सभी सेवियर्स के गन अचानक से मैल फंक्शन करने लगते हैं और गन्स लो के हाथ में ही फट जाती है, जिससे कई सेवियर्स मारे जाते हैं और बहुत सारे तो घायल भी हो जाते हैं। इसके कारण नीगन भी अब घायल हो चुका था और बस तभी मौका देखकर रिक भी नीगन के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। इधर टेरा उन सभी रेसिडेंट्स को हिलटॉप से बाहर निकाल देती है, लेकिन इन सब के बीच ग्रेसी बहुत जोरों से रोने लगती है। टेरा को ऐसा महसूस हो रहा था कि ग्रेसी की आवाज से सेवियर्स उन लोगों का पीछा कर सकते थे, इसलिए वो वहीं पर रुकने का डिसाइड करती है। इसको देखकर एल्डन और सभी सेवियर्स भी टेरा का साथ देने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। दूसरी तरफ फील्ड में सेवियर्स समझ जाते हैं कि यूजीन ने उन्हें धोखा दिया है और उनकी बनाई गई बुलेट्स में गड़बड़ थी, इसके कारण ऐसा हुआ। रेजिना तुरंत ही यूजीन को शूट करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रोजिता उसे मार डालती है। मॉर्गन एक सेवियर को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे जीसस की बात याद आती है और वो सिर्फ उसे हिट करके गिरा देता है। इधर हिलटॉप के बाहर टेरा और प्रिजनर्स मिलकर सभी सेवियर्स के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन तभी सिंडी की कम्युनिटी भी एंट्री करती है और फायर एरो फेंक कर सेवियर्स का मुकाबला करती है। इधर लॉरा के साथ सभी सेवियर्स रिक के सामने सरेंडर कर देते हैं। वहीं नीगन एक और भाग चुका था। रिक तुरंत ही उसका पीछा करता है, लेकिन रिक की बुलेट्स खत्म हो जाती है। रिक एंड नीगन उसी पेड़ के पास थे जो एक बार सपने में रिक की आई थी और दोनों में 1-on-1 फाइट शुरू हो जाती है। नीगन रिक को कंट्रोल में ले चुका था, तभी रिक उसे कार्ल का फ्यूचर वर्जन समझाने के लिए 10 सेकंड का वक्त मांगता है और नीगन उसे टाइम दे देता है। जिसके बाद होना क्या था, मौके का फायदा उठाकर रिक नीगन के गले को काट देता है और नीगन अपनी गर्दन को पकड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। रिक 1 सेकंड के लिए कुछ सोचता है और तुरंत सिडिक को उसकी जान बचाने के लिए कहता है। मैगी ये देखकर रिक पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं मैगी नीगन से ग्लेन की मौत का बदला लेना चाहती थी और नीगन को मरा हुआ देखना चाहती थी, लेकिन मिशॉन आगे बढ़कर उसे पकड़ लेती है। रिक वहां मौजूद सभी सेवियर से कहता है कि नीगन का रोल अब खत्म हो चुका है। इसके बाद वो एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है और सबको बताता है कि उनका असली दुश्मन वॉकर से कोई इंसान नहीं और उन लोगों को उनसे लड़ने की तैयारी करनी होगी। इसके बाद वो सभी सेवियर्स को सेंचुरी वापस जाने के लिए कहता है। इधर यूजीन रोजिता को बताता है कि उसने गलत बुलेट्स तैयार किए थे। उसे रोजिता की बात सुनने के बाद ऐसा लगा कि उसे अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए था और उसने बुलेट्स में बदलाव कर दिया था। इसके बाद रोजिता उसके ऊपर वोमिट करने के लिए यूजीन को पंच मारती है और बस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ हमें मॉर्गन दिखता है, जिसने बेंजामिन का आर्मर पहन रखा था। वो ये आर्मर उतार कर कैरल को दे देता है और उसे हेनरी को देने के लिए कहता है। वहीं हमें लोगों को फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो कि एपिसोड के बीच में दिखाया गया था, जहां रिक एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसके चेहरे के पास ग्लास की लाइट पड़ रही थी। हिलटॉप में एल्डन मैगी के पास आता है और वो उसे बताता है कि उसने की टू द फ्यूचर बुक को पढ़ लिया और वो कम्युनिटी एक्सपैंड करने में उनकी मदद कर सकता है। मैगी भी इस बात को मान जाती है और उसे कम्युनिटी एक्सपैंड करने की परमिशन दे देती है। रोजिता एंड टेरा सेंचुरी से सप्लाईज लेकर जाते हैं। वो वहाँ लॉरा को गार्डनिंग का काम करते हुए देखते हैं और सभी सेवियर्स को सेंचुरी रीबिल्ड करने के लिए कहती है। डेरेल डॉयट को जंगल की ओर ले जाता है और उसे गाड़ी की चाबी देकर वहां से जाने कहता है। डेरेल डॉयट को कहता है कि वो जाकर शरी को ढूंढे और वापस लौटकर यहाँ कभी नहीं आए। मॉर्गन जेडिस से मिलने जंकयार्ड जाता है और वो उसकी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए उसे इन्वाइट करता है, जिस पर जेडिस मना कर देती है। वहीं मॉर्गन अकेला रहना चाहता था, इसलिए वो जंकयार्ड में ही रुक जाता है। कैरल, इज़ेकियल, हेनरी और जेरी सभी किंगडम लौट कर आते हैं। मैगी डेरेल और जीसस के साथ एक मीटिंग करती है और वो फिलहाल नीगन को जिंदा छोड़ने के डिसीजन से बहुत ज्यादा नाराज थी। वो रिक को गलत प्रूव करना चाहती थी, जिस पर डेरेल एंड जीसस भी उसका साथ देने का वादा करते हैं। इधर नीगन इन्फर्मरी में था और वो बहुत कुछ रिकवर कर चुका था। रिक और मिशॉन नीगन को इन्फॉर्म करते हैं कि वो जिंदगी भर अब प्रिजनर ही बना रहेगा और उसके सामने बनते हुए फ्यूचर को भी देखेगा। गैब्रियल जले हुए चर्च के अंदर जाता है और वो गॉड को थैंक्स कहता है। अब एपिसोड के आखिरी सीन में रिक को बेबी कार्ल के साथ दिखाया जाता है, जिसका उसने हाथ पकड़ रखा था और वो अपना हैट कार्ल को पहना देता है। वहीं प्रेजेंट में रिक कार्ल को भी एक लेटर लिखता है, जिसमें वो कार्ल को थैंक्स कहता है कि उसने उससे याद दिलाया कि रिक आखिर, और वो कार्ल की याद में एक नई दुनिया बसाने की कसम खाता है। और बस सीजन 8 यहीं पर खत्म हो जाती है।